हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपंथी लेट्स क्रैक दी ऑल एग्जाम पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार में फिलहाल दरोगा के 1799 पदों पर जो न्यू वैकेंसी आई है उसके पीटी परीक्षा के लिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म या रुकमनी कह सकते हैं, इनके द्वारा 30 प्रैक्टिस सेट का जो पहला वॉल्यूम है यह जारी किया जा चुका है। और इस प्रैक्टिस सेट में आज हम 26वें प्रैक्टिस सेट को इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे कि तो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन है और इस प्रकार से जब आप यह 30 प्रैक्टिस सेट आप लगा लेते हैं तो हमारे पास यह 3000 प्रश्नों का एक शानदार संग्रह हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए, सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो यह मूल रूप से फारसी भाषा में लिखी गई है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1809 ईस्वी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट यानी इसका हिंदी अनुवाद देखिएगा तो एकेश्वरवादियों का उपहार होता है, इस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। कब की थी? तो 1809 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी गई थी? तो मूल रूप से यह फारसी भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला और दुनिया का दूसरा 100% मेथेनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण डैश में किया गया था। कहाँ पर इसका अनावरण किया गया है? तो बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। चोल साम्राज्य या राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो चोल साम्राज्य की जो स्थापना है यह विजयालय के द्वारा किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा की पूर्ति के उपाय अर्थात M1, M2, M3 और M4 इस क्रम में क्या दर्शाते हैं? तो इस क्रम में यह तरलता का घटता क्रम दर्शाते हैं। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था? भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसका नाम प्रथम बैंक था, इसका मुख्यालय किस राज्य में था? तो इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य में था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसके तने वायवीय जड़ों के समान होते हैं? यानी सिंपल सी बात है, बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम फिकस बेंगालेसिस होता है। फिकस बेंगालेसिस होता है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यह लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश राज्य। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो दिए गए विकल्पों में कालिदास जो सम्मान है यह शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्रदान किया जाता है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के समारोह का विषय क्या था? 75वें वर्ष के समारोह का विषय राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम था। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में हुआ था। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि आरबीआई की स्थापना कैसे हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? तो भौगोलिक चक्र की जो संकल्पना है यह विलियम मैरिस डेविस के द्वारा दिया गया था। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प सी इसका विलियम मैरिस डेविस। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गरजने वाली चालीसा, कुर्द पचासा, चीखने वाली साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो ये पौने पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, अगर आप यहाँ पे ऐसे ग्लोब बना लें
तो ये हो गया आपका भूमध्य रेखा हो गया, और यहाँ से जो है नीचे जो है ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है, और यहाँ से ऊपर यानी भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे 40 डिग्री, ये मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया आपका 50 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो 40 डिग्री को 40 डिग्री अक्षांश पर पछुआ पवन को गरजती चालीसा कहते हैं, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पचासा तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इसे चीखती साठा के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? जल के परिवहन के लिए, तो जाइलम इसके लिए जिम्मेदार होता है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ज से जाइलम और ज से जल, आप ऐसे याद रख सकते हैं। जल के परिवहन के लिए जाइलम जिम्मेदार होता है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि द्रव का तापमान बढ़ता है तो स्पर्श कोण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि द्रव का तापमान बढ़ता है तो स्पर्श कोण का मान क्या होता है? घटता है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण क्या है? आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा हमेशा चुंबकीय क्षेत्र में संबद्ध रहता है, इसके आविष्कारक हैं। इसके आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक ओर्स्टेड हैं। ओर्स्टेड, विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ जो होता है स्वतः ही एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे सर्वप्रथम ओर्स्टेड ने बताया था। अगर बात करें चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? तो सर्वाधिक पदक जो है यह महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक पदक कितना जीता गया है? तो महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक 201 पदक जीते हैं। ठीक है, जिसमें 54 स्वर्ण पदक है, 71 रजत पदक है और 76 क्या है? कांस्य पदक है। तो इस प्रकार से विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति विकसित किया गया है? किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह इसरो और IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। शक्ति सीरीज माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत स्वदेशी शक्ति सेमीकंडक्टर चिप को आइरिस नाम दिया गया है। आइरिस, विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस योजना का नाम है जेसी बोस ग्रांट योजना। जेसी बोट ग्रांट्स योजना, विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैकमोहन रेखा तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच में 1914 में निर्धारित की गई थी। कब? 1914 में इसका निर्धारण किया गया था। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है, और डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो 1893 में डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ था। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। आवर्त के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? आवर्तन के आधार पर, माफ कीजिएगा, आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी या विलुप्त ज्वालामुखी या उपर्युक्त सभी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। आरबीआई के लोगो में कौन सा पेड़ का चित्र है? तो आरबीआई के लोगो में ताड़ के पेड़ का चित्र है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। घायलों और युद्ध कैदियों को देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का नाम बताना है, तो इसका नाम है रेड क्रॉस। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। रेड क्रॉस अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की थी। कहाँ पे? जेनेवा में। और प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी जो है सही है। जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बांध और उन नदियों को मिलाइए जिन पर ये बनाए गए हैं। तो एक तरफ बांध दिया गया है और एक तरफ नदी। तो फरक्का बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो फरक्का बांध गंगा नदी पे बनाया गया है। ए का 3rd हो जाएगा। टिहरी बांध किस नदी पे बनाया गया है? भागीरथी पे बनाया गया है। बी का 4 हो जाएगा।
थीन बांध रावी नदी पे बनाया गया है, सी का 2 हो जाएगा। और नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पे बनाया गया है, तो डी का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 तथा डी का 1। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है? नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है? तो यह स्टॉकहोम में स्थित है, विकल्प बी इसका सही आंसर है। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लोडन थे, विकल्प ए इसका सही आंसर है। वान सागर जलाशय किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है? तो वान सागर जलाशय जो है यह सोन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन कौन है? भारत की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन कौन है? तो इसका नाम है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में हुआ है या हुआ था? तो धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण वैदिक ग्रंथ में हुआ था, विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो इसका नाम था पान चाओ, यानी पान चाओ ने कनिष्क को हराया था, विकल्प ए इसका सही आंसर है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा देखिएगा तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होती है यह एक सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाली आउटपुट डिवाइस होती है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो मॉनिटर को तीन आधार पर बांटा गया है। 3 प्रकार होता है मॉनिटर का, ऐसे कह सकते हैं। पहला होता है, एक पहले जो आता था CRT आता है, उसके बाद आना शुरू हुआ LCD, और इसके बाद अब आना शुरू हो गया है LED। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, जो पहले टीवी आती थी वो CRT टीवी होती थी। वर्तमान में देखिएगा तो LCD आना शुरू हो गया है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और इससे उन्नत तकनीक में जाएंगे तो LED भी आनी शुरू हो गई है, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए परिपथ चित्र में एमीटर ए का पठन 5 एम्पियर एवं वोल्ट मीटर V का पठन 20 वोल्ट है। प्रतिरोध R का सही मान क्या होगा? तो R का सही मान ये B होगा, यानी 4 ओम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, विकल्प B इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पीबी जो है यह संक्रमण धातु नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 के तत्व निम्न में से कौन है? तो निम्न में से कौन तत्व हो जाएंगे? तो यह उत्कृष्ट गैस के तत्व हो जाएंगे, विकल्प डी इसका सही आंसर है। भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला का नाम क्या है? तो इस वेधशाला का नाम आदित्य L1 है, विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 कब यह लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को यह मिशन लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या था? आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन जो है यह सूर्य के अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, IPL 2025 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB के नए कप्तान कौन बने हैं? तो RCB के नए कप्तान रजत पाटीदार बने हैं, विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और IPL 2025 का विनर कौन रहा है देखिएगा तो वो इस बार जो है RCB रही है। RCB इस बार IPL 2025 की विनर रही है। अगला प्रश्न है कि 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस डैश में मनाया गया, कहाँ मनाया गया है? तो यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया था, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कब मनाया गया था? 9 जनवरी 2025 को मनाया गया था। और इसके अलावा कुछ अन्य तथ्य देखिएगा तो इसका कौन सा संस्करण था? तो इसका यह 18वां संस्करण था। और 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में देखिएगा तो त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू इसके प्रमुख अतिथि रहे थे, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। गांधी जी के द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र द इंडियन ओपिनियन था, विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसद में शून्यकाल का समय है। संसद में शून्यकाल का समय क्या है? दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक के बीच को
संसद में शून्यकाल कहा जाता है? विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन माना जाता है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह मिनी संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में इस संशोधन को किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता वर्ष 1916 में किया गया था। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लखनऊ समझौता द्वारा गरम दल और कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों के बीच में एकता स्थापित हुई थी। तो इसलिए लखनऊ समझौता को खास महत्व दिया जाता है और यह समझौता हुआ था वर्ष 1916 में। अगला प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से देखिएगा तो आर्टिकल 51 संबंधित है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 में यह राज्यों को दिशा निर्देश देता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग, सद्भावना, संधि, संविधा, समझौता आदि का आदर करेगा और उसे लागू करने में सहयोग करेगा। इस प्रकार से विकल्प डी इसका सही आंसर है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और धन विधेयक का जो परिभाषा है वो आर्टिकल 110 में है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंस वक्र द्वारा मापा जाता है? तो लॉरेंस वक्र के द्वारा आय की विषमता मापी जाती है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? कितनी फैली हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 12 समुद्री मील, जो कि लगभग 21.9 किलोमीटर माना जाता है। तो भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से समुद्र में आप देखिएगा तो 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? कौन सी नदी घाटी? तो इस नदी घाटी का नाम है उपयुक्त में से सभी, यानी दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी और महानदी घाटी। यह तीनों नदी घाटियाँ जो हैं यह भारत में कोयले के भंडारों से समृद्ध है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्बुकर्क भारत में कब आया था? तो यह 1509 से लेकर 1515 तक ये भारत में रहे थे। 1509 से लेकर 1515 तक ये भारत में रहे थे और पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? तो एंथ्रासाइट जो है यह लौह अयस्क नहीं है। विकल्प ए इसका सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एंथ्रासाइट कोयले का सबसे अच्छा किस्म है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट एवं आयरन पायराइट जो है यह सभी लौह अयस्क हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा धातु नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में ए यानी बोरान जो है, बोरॉन यह क्या है? धातु नहीं है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग किस प्रकार करती है? हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग किस प्रकार करती है? तो यह इलेक्ट्रॉन त्याग कर ग्रहण करने अथवा साझेदारी करके यह अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है। इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ग्रहण करके और अथवा साझेदारी करके। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फेन पल्लवन विधि का निम्न में किनके धातु क्रम में उपयोग होता है? तो फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग सल्फाइड अयस्क के धातु क्रम में किया जाता है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्याय की देवी की नई प्रतिमा का अनावरण करके उनके हाथ में तलवार के स्थान पर किसको स्थापित किया गया है? तो हाथ में तलवार के स्थान पर संविधान की पुस्तक को प्रतिस्थापित किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है।
बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण अर्थात 2024-25 के अनुसार 2023-24 में मखाना की खेती का सकल फसली क्षेत्रफल कितना था? तो यह लगभग 27.8 हजार हेक्टेयर था। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काशी तमिल संगम का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? काशी तमिल संगम का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो यह आयोजन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन जी के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बंगाल गजट, ये देखिएगा तो 1780 ईस्वी में जे.ए. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू किया था। कब किया था? तो 1780 ईस्वी में। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं कहाँ पे? भारत में दक्षिण क्षेत्र में या कहाँ पे? तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो नदियां हैं यह भारत के दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होती है और यह तीनों नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित या गिराती हैं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन कौन से हैं? यानी पूछा जा रहा है कि आल्प्स पर्वत का जो विस्तार है वह किन किन देशों में है? तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इन तमाम देशों में आल्प्स पर्वत का विस्तार है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसको अगर और हम एक्सप्लेन करें तो आल्प्स पर्वत जो है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, स्लोविया, मोनाको, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein जैसे देशों में यह विस्तृत है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी बांदीपुर वन्यजीव विहार जो है यह कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। मानस कहाँ पे है? ये आपको मिलान करके बताना है। तो बांदीपुर जो है यह तमिलनाडु में नहीं बल्कि कर्नाटक में है। और क्या पूछा गया कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये जोड़ा जो है ये सही नहीं है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बांदीपुर वन्यजीव विहार जो है तमिलनाडु में नहीं बल्कि कर्नाटक में है। मानस असम में है। रणथंभौर राजस्थान और सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। कौन सा अखबार निकाला जाता था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा? तो इनके द्वारा केसरी अखबार निकाला जाता था। केसरी और मराठा दो अखबार निकाला जाता था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। तो पहला था केसरी और ये किस भाषा में था? तो केसरी जो था मराठी भाषा में प्रकाशित होता था और जो मराठा समाचार पत्र था वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। विकल्प सी इसका सही आंसर है। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरी संकट आया कब था? तो यह 1939 में त्रिपुरी संकट आया था। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? ग्रीनविच यूके में अवस्थित है। ग्रीनविच यानी टाइम जोन जिसको कहा जाता है एक तरह से, तो यह कहाँ पे है? टाइम जोन का निर्धारण जो है यहीं से होता है, तो यह यूके में स्थित है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो दादरा और नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो यह गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। आप यहाँ पे देखेंगे अगर आप भारत का एक नक्शा अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया गुजरात। कहाँ पे है? गुजरात और महाराष्ट्र में। ये गुजरात है और यहाँ से महाराष्ट्र यहाँ अगर स्टार्ट होता है तो यहाँ पे बीच में ना यहीं पे कहीं है ये दादर और नगर हवेली स्थित है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दादरा व नगर हवेली जो है यह गुजरात व महाराष्ट्र राज्य के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुरस्कार देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इस राज्य का क्या नाम है? इस राज्य का नाम है तेलंगाना। विकल्प सी इसका सही आंसर है। 1911 ईस्वी में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय
थे? विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। साइमन कमीशन को आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? तो दिए गए कथनों में आप देखिएगा विकल्प सी जो है यह सही नहीं है। यकृत और अग्नाशय का स्राव जो होता है अमावस्या में जाता है, यह गलत है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए O2 से जुड़ता है। यह जल में घुलनशील होता है तथा इसका रासायनिक सूत्र, यानी किसका, ग्लूकोज की बात की जा रही है। ग्लूकोज जो होता है जल में घुलनशील होता है और इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। किसका रासायनिक सूत्र? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। यह स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत माना जाता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पर्यावरणीय प्रदूषण को परमाणु विस्फोटकों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, गंदे पानी का उपचार करके, उपयुक्त सभी को करके पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पादपों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? किस पौधे में यह पादप काय होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्सिलिया। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मार्सिलिया पौधों में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग है। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग इसमें 176 बताई गई है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस एशियाई महिला को वर्ष 2024 की वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन महिला का नाम है उर्मिला चौधरी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और उर्मिला चौधरी किस देश की रहने वाली हैं? तो एशिया में यह नेपाल की रहने वाली हैं और यह पुरस्कार जो है इनको अक्टूबर 2024 में दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो नेपाल में जातिगत असमानता के खिलाफ संघर्ष और वंचित वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन के द्वारा वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो उर्मिला चौधरी जी कहाँ के रहने वाली हैं? नेपाल की रहने वाली हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2024 में प्रतिष्ठित बेस्ट स्पोर्ट लीग ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह अवार्ड जो है प्रो कबड्डी लीग PKL को दिया गया। किसको? प्रो कबड्डी लीग को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? किस कारण से? तो आप कह सकते हैं इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। इसलिए देखेंगे कि लोगों में जो था एक रोष उत्पन्न हो गया था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सही युग चुनिए। एलोरा की गुफाएं शकों के द्वारा बनवाई गई थी, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट के द्वारा, किसके द्वारा कौन सी गुफाएं बनवाई गई थी? इसका सही मिलान देखना है। तो इसमें देखिएगा तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। खजुराहो का जो मंदिर है किसके द्वारा बनाया गया था? चंदेल के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया था। एलोरा की जो गुफाएं हैं वह राष्ट्रकूट के द्वारा बनवाई गई थी और मीनाक्षी मंदिर जो है वह पांड्यों के द्वारा बनवाया गया था। तो इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? तो स्थानीय समय में आप देखिएगा तो 1 घंटे का अंतर होता है। कितना? 1 घंटे का, क्योंकि 1 डिग्री में आप देखेंगे तो 4 मिनट होता है और यहाँ पे कितना डिग्री बताया गया है? 15 डिग्री बताया गया। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो 15 डिग्री में तो 15 × 4 कर देंगे तो 15 चौका 60 मिनट, यानी 60 मिनट बोले तो 1 घंटा हो जाएगा आपका। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है 84 नंबर, यहाँ से कुछ मैथ्स का प्रश्न है। एक घनाभ की लंबाई, तो 84 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 378। 85 नंबर का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। 86 नंबर का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 87 नंबर का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 32,000 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 66 विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से करेक्ट पैसिव फॉर्म आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। तो पैसिव फॉर्म कौन है? विकल्प बी जो है पैसिव फॉर्म है, करेक्ट पैसिव फॉर्म है। स्कॉलरशिप वाज कन्फर्म टू कैलाश बाय द डिपार्टमेंट, विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 19 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। तो इसमें किसमें स्पेलिंग एरर नहीं है? तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। डोंट फील गिल्टी फॉर फीलिंग डिसंगेज्ड फ्रॉम द न्यूज, तो इसमें कोई स्पेल मिस्टेक नहीं है, तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो अकेले चलते समय हमेशा डैश सजग रहना चाहिए, वीना, सारा, वार, सावधान, इसमें क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यानी हमें हमेशा अकेले चलते समय क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए, विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी जो है वो नेत्रदान कर सकते हैं? तो अगर आप मधुमेह से पीड़ित हैं तो तब भी आप नेत्रदान कर सकते हैं, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी, रेबीज, ल्यूकेमिया, टिटनेस, मेनिंजाइटिस, हैजा और एन्सेफ्लाइटिस आदि जैसे प्रणालीगत संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति जो है वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? तो कार्निया का दान किया जाता है। इसके अलावा मधुमेह, उच्च रक्तचाप या अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति आंखों का दान कर सकता है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपकला ऊतक जो होता है वह ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है, विकल्प डी इसका सही आंसर है। रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? इन्हें एंटीबायोटिक कहा जाता है, विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, कर्णपटही झिल्ली में प्राप्त ध्वनि के अनुसार क्या होता है? कंपन होता है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन विकल्प सी जो है यह गलत है। इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, यह कथन गलत है। जो स्तनधारी होते हैं इनके हृदय में 3 नहीं बल्कि 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 नीले और 2 नीले होते हैं और 2 और होते हैं, तो कुल मिला के 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आलिंद और नीलय, 2 आलिंद और 2 नीलय होते हैं। ठीक है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी जो है यह गलत है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, यह कथन बिल्कुल गलत है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त सोहराई कोहबर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? सोहराई कोहबर चित्रकला यह जो चित्रकला है यह झारखंड राज्य से संबंधित है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में भरत पोल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भरत पोल पोर्टल जो है यह अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भरत पोल पोर्टल को केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सीबीआई के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सबसे अधिक संख्या वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत इसमें दूसरे स्थान पे है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत इसमें दूसरे स्थान पे है और पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे चीन है और भारत इसमें दूसरे स्थान पे है। तो इस प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके अगले प्रैक्टिस सेट में 27 नंबर प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।